नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि दोस्त इजराइल पर हमला, आर्टिकल 51 से क्या है कनेक्शन, जंग में अब होगी भारत की एंट्री। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ईरान इजराइल के बीच हमला। देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और दुनिया में इस वक्त हलचल मची है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। कहा जा रहा है कि ये उस हमले के जवाबी कार्रवाई है जो 2 हफ्ते पहले इजराइल की तरफ से की गई थी। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ था। हवाई हमले में दूतावास की पूरी इमारत को तबाह कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ईरान के 7 बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान का आरोप है कि ये हमला इजराइल ने किया। सीरिया इजराइल के बॉर्डर पर है। सीरिया के जरिए ईरान हिजबुल्लाह को हथियार भेजता है। इजराइल और ईरान के बीच क्यों हुए रिश्ते खराब। इजराइल का एक ऐसा आरोप रहा है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड वहां से कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए वो वहां अलग अलग ठिकानों पर हमला करता है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। उसके बाद इजरायली हमलों का संख्या सीरिया और इराक में बढ़ी। तब ईरान की तरफ से धमकी दी जाती थी कि हम बदला लेंगे। उसने डायरेक्ट इजरायली भूमि पर आज तक हमला नहीं किया। 1948 में अब इजराइल वॉर हुआ, तो फिर 1956 में स्वेज नहर संकट, 1967 में 6 डे वॉर, 1973 का युद्ध। लेकिन ईरान कभी इन युद्धों में किसी की तरफ से शामिल नहीं हुआ। 1979 तक तो इजराइल और ईरान दोस्त हुआ करते थे। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। ईरान ने आर्टिकल 51 की दुहाई देकर अटैक को बताया सही। इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए अटैक के बाद पूरी पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल है। ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वेनेस फ्रीजियर को पत्र लिखा, जिसमें ईरान ने इजराइल पर हमला करने के पीछे संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया और उससे अपना वैध अधिकार बताया। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के मुताबिक अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होता है तो वर्तमान चार्टर में अंतर्निहित व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार को नष्ट नहीं करेगा, जबकि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करती। अब इजराइल की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? इजराइल की रिएक्शन पर ही वेस्ट एशिया और पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स निर्भर करेगी। पश्चिम एशिया में शांति भारत के लिए चिंताजनक है। पश्चिम एशिया में और अशांति भारत के लिए चिंताजनक है, लेकिन तेहरान और जेरूसलम के मुकाबले में भारत कहां खड़ा है? नई दिल्ली के लिए क्या दांव पर है? भारत की तत्कालिक चिंताएं क्या हैं? इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर ईरान ने शनिवार को होर्मुज जलडमरू मध्य के पास MSC एरीज नामक एक कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। इजरायली संबंध जहाज में चालक दल के 17 भारतीय सदस्य हैं और यह मुंबई में नहावा शेवा बंदरगाह की ओर जा रहा था। MSC एरीज अब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नियंत्रण में है। भारतीय दल की सुरक्षा भारत के लिए बड़ी चिंता है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष और अमीर अब्दुल्लाहियान से बातचीत की और इस मुद्दे को उठाया है। तेहरान ने जारी किया है कि भारतीय प्रतिनिधियों को जल्द ही MSC एरीज के भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा कि तेहरान जल्द ही भारत सरकार के अधिकारियों को मालवाहक जहाज MSC एरीज पर सवार 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों से मिलने की अनुमति देगा, जिसे ईरानी सेना ने होर्मुज डल जबरू मध्य के पास जब्त कर लिया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ फोन पर MSC एरीज पर 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और इस संबंध में तेहरान से सहायता का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इजराइल में भारत का लगभग 97,467 बड़ा प्रवासी है। देश में 18,000 से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनमें से कई देखभालकर्ता और कृषि श्रमिक हैं। अधिक भारतीयों की यात्रा करने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों देशों ने निर्माण श्रमिकों के रूप में नियोजित करने के लिए 1500 नागरिकों को यहूदी राष्ट्र में ले जाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2 अप्रैल को पहला जत्था भेजा था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में आने तक दूसरा जत्था नहीं भेजने का फैसला किया गया है। ईरान और इजराइल के साथ कैसे हैं भारत के रिश्ते? भारत किसी का पक्ष नहीं ले सकता और उसे एक बार फिर कूटनीतिक राह पर चलने की जरूरत है। नई दिल्ली के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रणनीतिक संबंध है। ईरान एक पुराना साझेदार है और दोनों ने वर्षों से अपने संबंध बनाए रखे हैं। तेहरान भारत के कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है, लेकिन यह पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान भारतीय सामानों को भूमि पारगमन की अनुमति नहीं देता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान का व्यवहार और काबुल में सरकार, नई दिल्ली और तेहरान दोनों को
चिंतित करती है। भारत के इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी हैं, खासकर जब रक्षा और सुरक्षा की बात आती है। नई दिल्ली देश से सैन्य उपकरण का शीर्ष खरीदार है और इजराइल ने गोला बारूद प्रदान करके करगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया है। भारत इजराइल व्यापार संबंध मजबूत हुए हैं और व्यापार लगभग 7.5 बिलियन डॉलर का है। भारत और इजराइल दोनों की आतंकवाद के बारे में समान चिंताएं हैं, जिन्हें 26/11 के हमलों के दौरान बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ईरान इजराइल तनाव बढ़ने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश अपना 80% कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। वृद्धि की स्थिति में पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है और इससे कीमतों में वृद्धि होगी। यदि कीमतें लंबी अवधि तक ऊंची रहती हैं तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। मौजूदा स्थिति ऐसी है कि मुद्रास्फीति नीचे की ओर जा रही है और चालू खाता घाटा प्रबंधनीय है। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने मनी कंट्रोल के हवाले से कहा कि अर्थव्यवस्था कुछ समय तक इसे झेलने में सक्षम रहेगी। हालांकि अगर ये लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका असर मुद्रास्फीति और चालू खाते दोनों पर पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी और मौद्रिक सहजता में देरी हो सकती है। भारत की प्रमुख अरब देशों ईरान और इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी है। पश्चिम एशिया में इसके हित अब तेल आयात और श्रम निर्यात तक ही सीमित नहीं है। अरब देश भारत के आर्थिक और राजनीतिक साझेदार हैं और एक व्यापक संघर्ष उन्हें इसमें शामिल कर सकता है। भारत अस्थिर क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ काम कर रहा है और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर जोर दे रहा है। इससे नई दिल्ली को रणनीतिक और आर्थिक लाभ होगा, लेकिन संभावित व्यापक संघर्ष भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।